स्वागत है। आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब देखिए ये जो पेपर है ना, ये एक तरह से हम सभी को एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जो नेशन का डेवलपमेंट है या स्टेट का डेवलपमेंट है या फिर क्षेत्र का डेवलपमेंट है उसको समझने में मदद करता है कि उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो संस्थाएं हैं उसकी क्या महत्वता है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करती है। तो उसी उसी चीज़ को समझते हुए आज हम जो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है यानी जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है कि ये कैसे अस्तित्व में आया, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस तरीके से अस्तित्व में आए और क्यों इसकी महत्वता समझी गई। देखिए शुरुआत से ही जो 20वीं शताब्दी है, शुरुआत से ही ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये पाया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी हम लीडर के ऊपर इतना ज़्यादा सेंटर होके नहीं डेवलपमेंट कर सकते, बल्कि हमें ऐसी ऐसी संस्थाओं को विकसित करना होगा जो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो और अपने आप में डिसीजन लेने वाली यानी कार्य करने वाली, लीड करने वाली, नेशन को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं की ज़रूरत है। तो ऐसा अर्थ शुरुआत में अर्थशास्त्रियों ने देखा और इसीलिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, जो इंस्टीट्यूशनल थ्योरिस्ट हैं यानी वो अपना एक महत्वपूर्ण आयाम रखे, प्रस्तुत करा कि इंस्टीट्यूशंस नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये समझिए कि इंस्टीट्यूशंस को जो बर्जर हैं या फिर जो शुरुआत के जो थिंकर हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी जैसे रदरफोर्ड हो गए या और भी जो थिंकर्स हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लकमैन हो गए। तो ये बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना ये क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस का जो मीनिंग है ना, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो एज अ रूल के तौर पे लिया गया है। अब देखिए रूल कैसे कि ये जो रूल्स हैं ना ये क्या करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस को शेप करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं एज अ रूल्स दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी में है ना अंत क्रियाएं, इसको अंत क्रियाओं की जगह इंटरेक्शन वर्ड यूज़ करिए, यानी लेन देन। लेन देन के स्वरूप में समझिए कि ये हमारे लेन देन वाली क्रियाओं को प्रभावित जो करते हैं हैं। थिंकर, ये एक तरह से पाइनियर हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। अब देखिए जो डगलस नॉर्थ है ना, वो इंस्टीट्यूशंस को एक सेट ऑफ रूल्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि इंस्टीट्यूशन एज अ रूल ऑफ द गेम ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के खेल के नियम है इंस्टीट्यूशंस के तौर पे ये परिभाषित करते हैं, जिसमें औपचारिक नियम, कानून, विनिमय और अनौपचारिक बाधाएं जैसे मापदंड, परंपराएं और उनके प्रवर्तन तंत्र शामिल है, यानी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म शामिल है। यानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या है, एक तो फॉर्मल रूल्स भी शामिल हैं, जो इनफॉर्मल कंस्ट्रेंट्स हैं यानी जो प्रैक्टिकल जो नॉर्म्स हैं, कन्वेंशन हैं और इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, ये सभी शामिल होते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो ये जो कन्वेंशंस हैं और नॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, कॉरपोरेटिव एंड कम्पिटिटिवनेस इन रिलेशनशिप, कि ये समाज के अंदर एक तरह से सहकारिता भी लेके आते हैं और प्रतिस्पर्धा भी लेके आते हैं। और इसी के कारण हमारा जो आर्थिक और सामाजिक जो लेन देन है वो संरचित होता है या उसकी रचना होती है। इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है या जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम उसका थियोरेटिकल बेसिस देखें आफ्टर डेफिनेशन यानी परिभाषा के बाद, तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है या जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो हमेशा से बात करती है कि जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो यानी जो आर्थिक आदान प्रदान हो, जो आर्थिक लेन देन हो, वो क्या होना चाहिए, एक तरह से फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इंस्टेंटियस होना चाहिए, यानी अवरोध रहित आदान प्रदान और त्वरित आदान प्रदान। यानी जो आर्थिक आदान प्रदान होगा वो क्या होगा, त्वरित होगा और अवरोध रहित होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो इसी इसी प्रिंसिपल्स को इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जो इकोनॉमिक्स के पास यानी जो उस समय जो डेवलपमेंटल
जो प्रॉब्लम जो सामने आई कि जो नेशन के डेवलपमेंट में वो ये आए कि हमें किसी भी तरीके से हमें ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी ये जो फ्रिक्शन लेस एक्सचेंज और इंस्टेंटियस एक्सचेंज है, इसको हमें सामने लेके आना है या इसको मजबूत करना है, या फिर या जो जितने भी अवरोध हैं, जितने भी जो अवरोध हैं उनको दरकिनार करना है। तो इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बढ़ी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे ये फ्रिक्शन लेस आदान प्रदान और इंस्टेंटियस इकोनॉमिक एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपना एक तरह से अपनी एक महत्वता सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक्स हैं वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो शुरुआती 20वीं शताब्दी का जो समाज होगा वो केवल और केवल नेताओं या लीडरशिप पे ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा डेवलपमेंट के लिए, बल्कि एक मजबूत इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। यानी हो सकता है कि जो नेता हैं वो आएगा जाएगा, मगर इंस्टीट्यूशंस हमेशा बने रहेंगे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि वो रूल्स रेगुलेशंस, वो सेट ऑफ रूल्स ऑफ गेम फॉर सोसाइटी या ऑफ सोसाइटी। कॉज हैं वो इसी बात को हाईलाइट करते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फॉर्म्स हैं वो इसीलिए वो उनका उनका जो मोटिव है वो यही है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको मिनिमाइज़ करती हैं, और उसी के साथ जो को आगे ले जाते हुए बोलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना ये इकनॉमी में या फिर ये एक तरह से एक अवरोध पैदा करता है और जो जो एक्सचेंज है उसको प्रभावित करता है, यानी जो लेन देन है उसको बढ़ाता, उसकी लागत को बढ़ाता है। दूसरा जो पॉलिसी का जो इफ़ेक्टिवनेस है, यानी जो पॉलिसी का जो प्रभाव है उसको भी कम करता है। और फर्दर ये जो विलियमसन है इसको दो दो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक एक्स एंटी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग नेगोशिएशंस, उसके बाद पोस्ट एक्स पोस्ट जिसमें मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट कॉस्ट की बात करते हैं। तो प्लस नॉर्थ है उन्होंने भी डिफाइन करा है जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं। तो ये देखिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना मतलब इन सब चीज़ों को समझते हैं और अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन कॉस्ट हो गया, तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी या फिर कोई लीड नहीं होगी तो आपको कोई डिसीज़न फॉर्म करने में या फिर एक तरह से आगे जो एक जोखिम बना रहेगा कि आप कौन से डिसीज़न लें, या फिर एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो उसको दूर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन पे हमें खर्च करना ही पड़ता है। फिर एजेंसी कॉस्ट की जो मॉनिटरिंग एजेंट्स हैं उनके ऊपर हमें खर्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो इनफिशिएंसी है, जो इम्परफेक्ट मेज़रमेंट है वो उनको हम कैसे मापेंगे। अगर मान लीजिए अगर किसी को अगर हमने कोई टारगेट दिया, अगर मान लीजिए उसने वो पूरा नहीं करा, तो अगर हम उसे मापेंगे नहीं तभी तो हम जान पाएंगे कि उसने काम करा या नहीं करा। तो एजेंसी लागत, निगरानी करने वाले एजेंटों की लागत और अपूर्ण माप के कारण अक्षमताओं को संबोधित करना, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। फिर उसके बाद है श्रिंकिंग कॉस्ट, घटती लागत, अनुबंध के प्रदर्शन के आउटपुट गुणवत्ता को मापने में कठिनाई, यानी कि मतलब कोई चीज़ बन गई है तो उसको वो धीरे धीरे घटती भी जा रही है ना। अगर कोई चीज़ मान लो कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये वो कोई बन गया है, बट वो जब बन गया है तो जब से धीरे 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 घटता भी तो चला जाता है, ख़त्म भी तो होता जाता है। तो उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ये हमेशा एक कॉस्ट बनी रहती है। और उसके बाद है अपॉर्चुनिज्म कॉस्ट, यानी अवसरवाद लागत, अनुबंध के उल्लंघन और अपूर्ण परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली लागत। फिर उसके बाद है कंप्लायंस कॉस्ट, यानी एक्सपेंस रिलेटेड टू डिटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, यानी मतलब अगर कोई अनुपालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको जुर्माना लगाना ही होगा, और
उस पे उसको उसको पीनलाइज करना होगा, तो उसके लिए भी आपको एक कंप्लायंस कॉस्ट को हमेशा मेंटेन करना होगा। उसके बाद है इन्फोर्समेंट कॉस्ट, यानी ऐसी 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 क्रियाएं, ऐसी संरचनाओं को आपको बनाना ही होगा जिससे जो इन्फोर्स हो, जो आप चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो चाहते हैं वो हो पाए, या जो सरकार चाहती है वो हो पाए। तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन खुद नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर करते हैं, एजेंसीज होती है जो मॉनिटर करती है, और धीरे धीरे जो घटती हुई जो व्यवस्था है उसको भी आकलन करने में भी वो अपने अपने पैमाने को सामने रखती है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन डेवलपिंग कंट्री। देखिए, इंस्टीट्यूशंस का ना हमेशा से ही क्रूशियल एंड की रोल रहा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। यानी जब भी हम कभी भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था उभर के सामने आती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन में। फिर जो सेमेलेंसी हैं उनका मानना है कि जो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो एक तरह से इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ के लिए एक प्री रिक्विजिट है, यानी एक तरह से पूर्व की घटना है। यानी ये शर्त है, इस शर्त के बिना हम किसी तरीके से प्रभावी नीति बना ही नहीं सकते। यानी प्रभावी नीति को बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन का जो ढांचा है वो एक शर्त के तौर पे सामने आता है। उसी को कॉज आगे लेके जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो फंडामेंटली रिवॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस पे। यानी जो जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है ना, तो वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, वो हमेशा संस्था के इर्द गिर्द घूमता है कि संस्था के पास क्या है, कौन कौन से हमारे पास विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉज के एग्जाम्पल से हम इंडिया के संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिसी है हमेशा से इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द होके ही बनी है या फॉर्मुलेट हुई है, क्योंकि क्योंकि जितना इंडिया के पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा तभी वो उस तरीके की नीतियों को प्रभावी तौर पे लागू कर सकता है और जो आउटकम है उसको अचीव कर सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी जो प्रताप भानु मेहता और देवेश कपूर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उसी आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे भी देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफन फेस चैलेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मार्केट बेस्ड और कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म इफ़ेक्टिवली। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है हम देखते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कि जो विकासशील देश है उसमें हमने अक्सर ये देखा है कि संस्थागत क्षमता में कमी पाई गई है और बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ा है, जिससे बाज़ार कमांड एंड कंट्रोल और ये जो मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज़्म है इसको प्रभावी तौर पे लागू नहीं कर पाया है। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा या जो डिज़ायर आउटकम है वो नहीं मिल पाएगा इकोनॉमिक पॉलिसी का। द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम जितना भी हम देख पाए प्रॉब्लम, तो हम ये ज़रूर इस पॉइंट पे ज़रूर आए होंगे कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको एक बहुत ही मजबूत और प्रभावी संस्थाओं की ज़रूरत है अपनी आर्थिक विकास और आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए। इसी पे जो एंडरसन और स्प्रेंगर हैं वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन यूरोपियन कंट्रीज। जो ये जो एंडरसन है ये यूरोपियन संदर्भ में बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिसी के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत क्रिटिकल है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इज़ इक्वली क्रिटिकल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की इंस्टीट्यूशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स, पॉलिसी इफेक्टिवनेस रिमेन
कॉम्प्रोमाइज्ड कि जो भी अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर आपके पास कोई मजबूत संस्थान नहीं है, नियामक ढांचे नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, या प्रवर्तन तंत्र नहीं है, तो आपका जो पॉलिसी का जो इफ़ेक्टिवनेस है, यानी जो जो नीति की जो प्रभावशीलता है, उससे आपको समझौता करना पड़ेगा, जिससे अक्षमता और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, यानी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इनफिशिएंसी आती है। तो इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये जितने भी थिंकर्स के नाम हैं, इन सबको याद रखना जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन थिंकर्स का नाम। ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो फोकस होगा इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ को लेकर, वो ये ही होगा कि हम कैसे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको कम करें और इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म को हम मजबूत करें, जिससे हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो मजबूत हो। ठीक है, मतलब इन तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखिए, जो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इनहेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय मिटिगेटिंग इनफिशिएंसी, मतलब जो अक्षमताएं हैं उन सबको दूर करते हुए एक तरह से प्रभावी नीतियों को सामने रखते हैं और एक मजबूत आर्थिक आयाम, आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एक्सचेंजेस है, वो आराम से हो पाए, नेशन ग्रो कर पाए, पॉलिसी अच्छे से अपना रिजल्ट अचीव कर सके। जो फ्यूचर रिसर्च है वो एक्सप्लोर करे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, जिससे हम गवर्नेंस को मजबूत कर सकते हैं या गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली चैलेंजेस, जो कि केवल और केवल जो डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं उनको क्या क्या अनोखी या फिर क्या यूनिक चैलेंजेस सामने आती हैं या चुनौतियां सामने आती हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान।